हेलो दोस्तों, मैं बीरू कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑफिशियल आंसर के साथ मैं फिर एक बार आया हूं। चलिए देखते हैं। जो देखिए पेपर किस तारीख को हुआ था। पेपर जो आपको है 17/1/2022 को पेपर हुआ था। उसका ऑफिशियल आंसर की लेकर के हम लोग आए हैं, जो 100% एक्यूरेसी के साथ सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के बारे में पूछ रहा है। माने सीधा सीधा समझिए कि विकास के बारे में हमको पूछा जा रहा है। तो विकास के बारे में कौन सा सही बात कहा गया। तो पहला ऑप्शन कि विकास के लिए विकासात्मक प्रतिभानों को उद्धृत करके सटीकता से वह पक्के तौर पर भविष्यवाणी। देखिए यहाँ पे यही गलत बात कर दिया कि हम पक्के तौर पर भविष्यवाणी कर सकते हैं। नहीं, 100% किसी चीज़ का हम भविष्यवाणी बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अगला ऑप्शन है 2 नंबर कि विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। ये भी गलत कर रहा है कि बिल्कुल अनुमान लगाना नहीं, कुछ हद तक हम अनुमान लगा सकते हैं। ये गलत है। 3 नंबर है कि विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। बिल्कुल सही कह रहा है। विकास के कुछ हद तक हम अनुमान लगा सकते हैं और एक दूसरे का विकास बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे जितना मेरा विकास हुआ है उतना आपका नहीं, और जितना आपका विकास हुआ है उतना मेरा नहीं। तो ये 3 नंबर मेरा ऑप्शन सही है। 4 नंबर कह रहा है अव्यवस्थित व असत होता है। अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित विकास होता है और निश्चित दिशा में विकास होता है। 4 नंबर इसलिए गलत है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। माने सही कथन के बारे में आपको बोला जा रहा है। तो विकास क्रमबद्ध नहीं होता, बिल्कुल गलत। विकास क्रमबद्ध हम आप लोगों को पहले बताया कि विकास कभी नहीं रुकता है और विकास लगातार होता है। 2 नंबर कह रहा है विकास अव्यवस्थित होता है। अव्यवस्थित नहीं, पहले ही बोले हैं, व्यवस्थित होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल सही, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास लगातार चलते रहता है, विकास कभी नहीं रुकने वाला प्रक्रिया है। इसलिए मेरा 3 नंबर ऑप्शन सही है। 4 नंबर का रहा है विकासात्मक प्रतिभान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल प्रभावित होता है। आप जिस माहौल में रहिएगा वो माहौल आपको प्रभावित करेगा, लेकिन यह कह रहा है नहीं, तो इसलिए गलत है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान रहने के कौशल मूल्य रीतियाँ किससे सीखते हैं। कह रहा है बच्चा जो है ज्ञान सीखता है, रहने का कौशल सीखता है, वहाँ का कल्चर सीखता है, संस्कृति, वहाँ का रीति रिवाज, बोल चाल, रहन सहन, वो किससे सीख रहे हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि आस पड़ोस के, जहाँ आपके अगल बगल में लोग रहते हैं उससे आप बिल्कुल सीखते हैं। तो एक जिसमें होगा वो सही होगा। देखिए इसमें भी एक है, इस 1 नंबर में भी एक है, 2 में भी है, 3 में भी, 4 में भी। तो चारों अभी सही जा रहा है। धर्म से भी प्रभावित होता है आपका विकास। धर्म से भी आप कुछ सीखते हैं, संस्कृति सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं। तो 1 और 2 जिसमें होगा गलत। देखिए इसमें नहीं है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। 4 नंबर ऑप्शन बच गया। तो 4 नंबर मेरा ऑप्शन सही है। आप स्कूल से भी सीखते हैं और जिस समूह में रहते हैं उससे भी आप सीखने का काम करते हैं। तो 4 नंबर मेरा ऑप्शन इसलिए सही है। 4 नंबर का रहा है क्वेश्चन कि जिन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रवृत्तियों से समाहित करता है। अनुकूलन के बारे में बता रहा है। हम पहले आप लोग को बताए हैं कि अनुकूलन जो होता है 2 पार्ट से बना है, एक समायोजन और एक समावेशन। तो इसलिए मेरा 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई, भार जैसे गुणात्मक आधारों पर
वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक में कठिनाई। अमूर्त चीज के बारे में बच्चा नहीं सोच रहा था और लंबाई भार के बारे में सोच रहा है। जो सामने में है उसके बारे में लॉजिक लगा रहा है, और जो सामने में नहीं है, अमूर्त का मतलब होता है जो वस्तु सामने में नहीं है उसके बारे में नहीं सोच पाता है। तो इस तरह मेरा 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि वो सामने के वस्तु के बारे में सोच रहा है और जो आपके सामने में नहीं है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कर पा रहा है। तो 3 नंबर मेरा ऑप्शन सही है। इसका एज होता है 7 से 11 साल। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक के बारे में कर रहा है, निजी वाक के बारे में। बच्चा जो स्वयं से बात करता है उसको ले वाइगोत्स्की कहा है व्यक्तिगत वाक। तो 1 नंबर ऑप्शन कर रहा है, बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही कर रहा है। बच्चा जो स्वयं से बात करता है तो वो अपने कार्य को दिशा दिलाता है। ये ले वाइगोत्स्की का है। तो 1 नंबर मेरा सही है। 2 नंबर देखिए कैसे गलत हुआ। बच्चे की सोच में रुकावट, बिल्कुल नहीं, रुकावट गलत है। बच्चे की आत्मकेंद्रिता, ये प्याजे बात करते हैं, वाइगोत्स्की नहीं, इसलिए गलत है। हमको वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहा है। बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता है, ये भी बिल्कुल गलत। जितना उसको चुनौती पेश करिएगा बच्चा उतना क्रिएटिव होगा, ये भी गलत है। कह रहा है घट रहा है। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं। कह रहा है ले वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों के काम में किस प्रकार कर रहा है मदद कर सकते हैं। तो उपयुक्त इनाम देकर, इनाम देना बिल्कुल गलत है। इनाम देने से बच्चे में गड़बड़ी पैदा होते हैं। सजा दीजिएगा, बिल्कुल गलत। मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव, हाँ बिल्कुल सही। बच्चे को इतना ही मदद कीजिए और वही चीज़ मदद कीजिए जो बच्चे के अनुकूल हो, बच्चा को प्रोत्साहित करता है। इतना ज़्यादा उसको मदद करिएगा तो फिर बच्चा को मनोबल उसी पे चला जाएगा और वह गलत व्यवहार कोई कर पाएगा। तो इसलिए 3 नंबर मेरा ऑप्शन सही है। 4 नंबर कह रहा है, उन्हें ब्लैक बोर्ड से सारे उत्तर नकल करना बिल्कुल गलत है। बच्चे को बिल्कुल नकल मत करवाना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोल्बर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है। तो देखिए ये दंड से बचने के लिए काम कर रहा है। तो हम जानते हैं कि 1 नंबर मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। तो हम पहले बताए लॉरेंस कोल्बर्ग ने जो लेवल दिए थे आपको, लेवल 3 स्टेज दिए थे 6। वो लेवल है क्या, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। और प्रत्येक आपको लेवल में 2 स्टेज है। तो ये पहला स्टेज हो गया आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। ये देखिए गुड बॉय गुड गर्ल, ये आपको चला गया परंपरागत के अंतर्गत। अधिकारिता, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, ये आपको कहाँ चला गया, ये आपको चला गया वही परंपरागत के अंतर्गत। सार्वभौमिक, ये चला गया आपको उत्तर परंपरागत स्टेज कहिएगा तो 6 स्टेज ये हो गया। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये हार्वर्ड गार्नर साहब से है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हार्वर्ड गार्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो कह रहा है बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। कह रहा है कि स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता। 1 नंबर अभी रहने दीजिए। 2 नंबर कह रहा है बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है कि हमको गलत चुनना है, ये बिल्कुल सही है। 3 नंबर कह रहा है कि बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार के। बिल्कुल हार्वर्ड गार्नर से है कि बुद्धि कई प्रकार के होते हैं। बुद्धिमत्ता को एकांकी आयाम में संबंध नहीं किया जा सकता, संबंध नहीं किया जा सकता है। एकांकी एक तरीका से नहीं, कई तरीके से किया जा सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमको गलत चुनना है तो 1 ही नंबर ऑप्शन बच रहा है मेरा, यही नंबर ऑप्शन मेरा सही होगा।
कह रहा है कि बुद्धि एक स्थिर तथा अस्थायी विशेषता है। ये हार्वर्ड गार्नर साहब ये बात बिल्कुल नहीं कहे हैं, तो 1 नंबर मेरा सही हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती। बिल्कुल, बाल केंद्रित शिक्षा उसको कहते हैं जो सभी को एक साथ शिक्षा दिया जाता है, उसमें सभी को बात सुना जाता है, उसको अच्छी कक्षा माना जाता है, उसी को प्रगतिशील कक्षा भी माना जाता है। तो कहता है शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं, माने आप जो टीचर है कुछ नहीं कहिएगा, चुपचाप कुर्सी पर बैठ करके सो जाइएगा, बिल्कुल गलत है। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होता है और विद्यार्थी निष्क्रिय, माने टीचर पढ़ाते रहेगा और बच्चे सो जाएगा, ये भी गलत है। विद्यार्थी की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय। अब कह रहा है कि बच्चा पढ़ रहा है और टीचर सो रहा है, ये भी गलत है। तो 4 नंबर ऑप्शन कह रहा है शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों सक्रिय, दोनों जो है सक्रिय मोड में है, दोनों सीखने और सिखाने के मोड में है। तो 4 नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षाओं में लड़के, कथन ये कह रहा है कि कक्षाओं में लड़के गणित व विज्ञान में लड़कियों से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। किसी लड़का और लड़की अगर मेहनत करेगा तो बराबर के हकदार है, ये बिल्कुल गलत कह रहा है, तो एक भी गलत है। और आर कह रहा है लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा गणितीय तर्क वैज्ञानिक क्षमता सहज रूप से मौजूद होते हैं। लड़का ही गणित में तेज होता है, लड़की भी होती है तेज, ये बिल्कुल गलत, दोनों गलत कर रहा है। लड़का लड़की कोई भी तेज हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते हैं कि गणित सिर्फ लड़का पढ़ सकता है और खाना सिर्फ लड़की बना सकती है, बिल्कुल हम नहीं कह सकते। लड़का भी खाना बना सकता है, लड़की भी गणित पढ़ सकती है, तो दोनों गलत बात है। देखिए 4 नंबर में कहा गया है ए और आर दोनों गलत है, इसलिए मेरा 4 नंबर ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। कह रहा है कि NEP 2020 जो आया है वो किस पर जोर दे रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसका फुल फॉर्म होता है, किस पर जोर देता है। तो पाठ्य चर्चा का लचीलापन पर जोर देते हैं। बिल्कुल सही है कि ऐसा पाठ्य चर्चा आप बनाइए जो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। बच्चा जिस लेवल में है, बच्चा का जो IQ है उसी के अनुसार आप उसको सिलेबस प्रोवाइड कीजिए, ये बिल्कुल सही है। पाठ्य चर्चा का मानकीकृत माने आप फिक्स कर दीजिएगा सिलेबस को, ये बिल्कुल गलत। एक के बार हाई लेवल का फिक्स। पाठ चर्चा का गैर संदर्भीकरण माने आप बच्चा का पढ़ाइए 5 क्लास का और सिलेबस दे दीजिएगा 12th क्लास का, ये बिल्कुल गलत है। पाठ पुस्तकों को रटना तो बिल्कुल गलत है, इसलिए 1 नंबर मेरा ऑप्शन सही है। देखिए 13 नंबर कह रहा है कि मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। कह रहा है बच्चा को जो आप मूल्यांकन कर रहे हैं उसका केंद्र क्या होना चाहिए। तो 1 नंबर में कह रहा है कि अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता, इसका चित्रण करना। क्या नहीं कर सकता, सिर्फ कमी का पता लगाइएगा, ये गलत है। सिर्फ कमी का पता हम लोग नहीं लगाते हैं यदि बच्चा को टेस्ट लेते हैं। तो कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण, भाई तुलना हम नहीं करते हैं, तुलना करना गलत बात है। मानक वर्ग में बच्चे के लेबल करना गलत है, क्योंकि एक दूसरे के बराबर कर देंगे तो बच्चा रॉबोट बन जाएगा, ये गलत है। अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन करना। बच्चा जो है क्या सीख रहा है और किस तरह सीख रहा है, और गलती कर रहा है तो क्यों गलती कर रहा है, यही सब जानने के लिए और गलती को हम दूर करने के लिए ही मूल्यांकन करते हैं। तो 4 नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक संरचनावादी कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है। कह रहा है कि बच्चे को आप लेकर के चलिए, बच्चे को किसमें महत्व दिया जा रहा है। तो बैठने की तय व्यवस्था आप फिक्स कर दीजिएगा कि बच्चा यहाँ पे बैठेगा, बच्चा यहाँ पर बैठेगा, ये बिल्कुल गलत है। 1 नंबर मेरा गलत हो गया।
दो कह रहा है कि शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना। पूर्ण निर्देश दीजिएगा बच्चे को, गलत है। बच्चे द्वारा तत्वों का स्मरण याद करना ना, गलत है। बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना, बिल्कुल सही। बच्चे के साथ आप चर्चा करिएगा, उस जो एक्टिविटी करेगा और जो कार्य करेगा उसमें आप सहभागिता करिएगा, और जहाँ पे गलती करेगा वहाँ पे दिखाइएगा उसको। तो 4 नंबर मेरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कक्षा में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का सही उदाहरण। समालोचनात्मक सोच का मतलब होता है कि बच्चा को सोचने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, जिससे बच्चा जो है नया नया सोच क्रिएट करे, एक सवाल को कई तरीक़ा से बनाने, सोल्व करने का, चाहे हल करने में सक्षम हो सके। तो यह समालोचनात्मक सोच होता है। देखिए इसका ऑप्शन क्या सब है। ए नंबर कह रहा है कि 325 और 486 को जमा करो, माने दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है। तो जोड़ तो ये बहुत कम सोच वाला व्यक्ति कर देगा। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष, ये भी एक लाइन का आंसर हो गया, एक ही उत्तर हो सकता है, गलत है। निगमन सोच हो गया। शोषण को परिभाषित करे, परिभाषा गलत चीज़ है। 4 कर अपने शहर में प्रदूषण के विभिन्न कारणों का विश्लेषण कीजिए और प्रदूषण करने के विभिन्न उपाय सोचिए। ये बिल्कुल सही कह रहा है कि आपके शहर में क्या हो रहा है, कैसे प्रदूषण फैल रहा है, कैसे इसका समाधान किया जाएगा, इसका डिटेल वर्णन कीजिए। तो इसमें अनेक उत्तर हो सकता है और आज्ञानात्मक सोच के प्रतीक है, इसलिए 4 नंबर मेरा बिल्कुल सही हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देख कर रहे हैं कि निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। समावेशन के बारे में पूछ रहा है। विद्यार्थी के जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बढ़ावा दिया जाना चाहिए कह रहा है कि यदि बच्चा को जो आप आकलन करते हैं तो कई प्रकार से आप आकलन कीजिए। किसी को धनुष चलाने आता है, किसी को गदा चलाने आता है, किसी को तलवार चलाने आता है, तो आप किसी को क्रिकेट खेलने आता है, किसी को फुटबॉल खेलने आता है, किसी को गणित अच्छा आता है, किसी को साइंस अच्छा आता है। तो आप जो है सभी पक्ष को, विभेदी माने होता है सभी पक्षों का आप मूल्यांकन कीजिए। ये बिल्कुल सही बात कर रहा है कि आप जो है सभी पक्षों का मूल्यांकन करिए। तो 1 नंबर मेरा सही है। देखिए 2 नंबर कह रहा है विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्य को हतोत्साहित, भाई बच्चे को हतोत्साहित नहीं, उत्साहित करना चाहिए, बच्चे को डराना धमकाना नहीं है, गलत है। 3 नंबर कह रहा है विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अभिवादित और समाहित महसूस करते हैं। कुछ को आप लेकर चलिएगा, सभी बच्चों को लेकर के चलना है, कुछ बच्चे को लेकर के चलना है, गलत है। 4 नंबर का रहा है विद्यार्थी को उनकी योग्यता के आधार पर अस्थायी समूह में बांटना हमको नहीं है, सबको साथ लेकर के चलना है, इसलिए 4 नंबर मेरा गलत हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। कह रहा है कि किस बात से टीचर को बचना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से, संस्कृति से रिलेटेड कोई फैक्ट है जिससे बचना चाहिए टीचर को, उसी के बारे में बोला जा रहा है। तो कह रहा है कि चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण देना। भाई अलग अलग एग्जाम्पल दीजिएगा, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, हमको कह रहा है निगेटिव चुनने के लिए। तो दूसरा कह रहा है कि प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। भाई किसी एक संस्कृति को आप वैल्यू दीजिएगा, जिसका उच्च संस्कृति होगा उसी को वैल्यू दीजिएगा, यही गलत है और यही हमको चुनने के लिए कह रहा था। तो 2 नंबर ऑप्शन मेरा सही है। 3 नंबर कह रहा है विद्यार्थी को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। अनूठी विशेषताओं को बिल्कुल सही कर रहा है, बच्चा को जो है अपने बारे में बताने के लिए कहिएगा, अपने संस्कृति से रिलेटेड कुछ गुण देने के लिए कहिएगा,
उसको समझाने के लिए कहिएगा। तो 3 नंबर मेरा सही है। 4 नंबर कह रहा है विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही कह रहा है कि बच्चों का आप जो है सम्मान का भाव विकसित करिएगा और उसको संस्कृति को बढ़ाने के लिए कहिएगा, उसको आगे बढ़ने के लिए कहिएगा। तो 4 नंबर मेरा सही है। और गलत चुनना था तो 2 नंबर मेरा गलत था, वही गलत उत्तर हो गया। 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उसकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होते हैं। ये साफ साफ आपको कहा जा रहा है कि बच्चा जो है पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, बोलने में दिक्कत आ रहा है, व्याख्या करने में दिक्कत हो रहा है, समझने में दिक्कत। तो ये जो है बोलने से रिलेटेड हो गया कि भाषा को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो ये वाचन कौशल के अंतर्गत हो जाएगा, बोलने से संबंधित इसको दोष है। तो 3 नंबर मेरा ऑप्शन सही होगा। 19 नंबर कह रहा है कि गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। कह रहा है जो गलत बात है, मैं दिव्यांग बच्चा जो 2016 में आया था दिव्यांग अधिनियम 2000, दिव्यांग बच्चा के लिए कौन सा गलत बात है। तो कह रहा है कि 1 नंबर ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं का व्यवस्था करना, पुस्तकालय खोलना और प्रयोगशाला वहीं पर खोलना। तो भाई ऊपरी मंजिल पे आप लोग को भी इतना दिमाग होना चाहिए कि ऊपरी मंजिल पर बच्चे कैसे, विकलांग बच्चे को परेशानी तो होगा ही होगा। तो यही गलत था और यही चुनने के लिए हमको कह रहा था। तो इस तरह मेरा 1 नंबर ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। 20 नंबर 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। कह रहा है कि कौन सा क्रिएटिव माइंड का बच्चा नहीं है, वही कह रहा है। तो देखिए उच्च क्रम समस्या समाधान, ये बिल्कुल सही है कि बच्चा जो है कई तरीका से उच्च सोच करेगा, सवाल को बनाएगा। दूसरा कह रहा है कि अभिसारी सोच, यही हमको चुनना था, नहीं चुनना था, अभिसारी नहीं, अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे बच्चा एक सवाल को कई तरीका से हल करने में सक्षम हो। तो 2 नंबर मेरा आंसर हो गया। यही कह रहा था चुनने के लिए कौन सा गलत है। नवाचारी माने नया नया चीज का प्रयोग करेगा बच्चा, बिल्कुल सही कह रहा है। 4 नंबर जिज्ञासा और प्रबल भावना, बच्चे के अंदर में जिज्ञासा रहेगा तो बच्चा उतना अच्छा से काम करेगा और बच्चे को इतना विश्वास होगा कि हम सीटेट पास कर सकते हैं, तो बच्चा और अच्छा करेगा। तो इस तरह मेरा 2 नंबर गलत था और गलत ही चुनने के लिए हमको कह रहा था। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। कह रहा है कि आप जो पढ़ते हैं उसको लंबे समय तक याद रखना है, तो आप जो यदि टीचर है तो किस तरह उस बच्चे को आप आसानी से समझा सकते हैं जिससे बच्चा को लंबे समय तक याद रह सकता है। तो ये आपको स्मृति सहायक विधियाँ लागू करके, स्मृति सहायक विधि लागू करके कैसे याद होगा, नियम सिखाने से क्या होगा, संज्ञानात्मक चार्ट बनाना, चार्ट से कुछ नहीं होने वाला है, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करके, हाँ उदाहरण और गैर उदाहरण बच्चे के पास प्रस्तुत करिएगा जिससे बच्चे को लंबे समय तक याद रह सकता है। उसके बीच संबंध खोजने के लिए कहिएगा, बच्चे को कुछ अपने से सोचने के लिए कहिएगा। तो 3 नंबर मेरा बिल्कुल सही है। 4 नंबर ऑप्शन देखिए कैसे गलत होता है। मानसिक चित्र का उपयोग, चित्र से क्या होता है, 4 नंबर भी गलत है। सिर्फ चित्र दिखा करके, ये भी गलत है। देखिए 22 नंबर कह रहा है जब सीखी जाने वाली सामग्री डैश हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। कह रहा है
कि आप जो बच्चे को सिखा रहे हैं उसमें जो आप उपयोग कर रहे हैं, जिस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, जैसे आप प्रयोगशाला में जा रहे हैं, वहाँ पे जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं आप, सामग्री हो तो बेहतर सीखता है। उसको किस प्रकार बच्चे को यूज कराइएगा, किस तरह उसको प्रयोग कराइएगा जिससे बच्चा अच्छा तरीका से सीख सकता है। जटिल जटिल गलत है, मौजूदा ज्ञान से जुड़ी बिल्कुल सही है। बच्चे को जो अभिज्ञान है उससे जुड़ी हुई उसको कार्य कराइएगा तो बच्चे अच्छे से सीखेगा। ये बिल्कुल सही बात है। हम जो सीखे हैं उसी से रिलेटेड हमको प्रयोग करने के लिए देगा तो हम अच्छे तरीक़ा से सीख पाएंगे। 3 नंबर कह रहा है कि अभी अव्यवस्थित और असंगठित, अव्यवस्थित नहीं व्यवस्थित होना चाहिए, ये गलत है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न, बच्चा जो समाज से सीख गया है उससे अलग पढ़ाइएगा तो कैसे बच्चा सीखेगा, बिल्कुल गलत है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा कारक है जो बच्चों को फेल होने में सहायता करता है, जिसके कारण बच्चा फेल हो जाता है। तो 23 नंबर कह रहा है कि अनुभवात्मक शिक्षा, अनुभवात्मक माने बच्चे को यदि सोचने के लिए कहिएगा तो वो तो सही होगा, ये तो गलत हमको चुनने के लिए कह रहा है। विफलता का कारण तो गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम में बच्चे को यही बात फिर से आ गया कि बच्चे 5 क्लास में है और उसको ग्रेजुएशन का मैथ पढ़ाइए, ग्रेजुएशन का सिलेबस दीजिए, तो ये इससे बच्चा फेल नहीं होगा तो क्या होगा। यही 2 नंबर मेरा ऑप्शन सही है। 3 नंबर कह रहा है कि समावेशी दर्शन, भाई जो पढ़ाना है उसे बच्चों को दिखाइए, बिल्कुल सही है। उसको उस माहौल में ले जाइए, ये बिल्कुल सही बात है। 4 नंबर कह रहा है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, माने विद्यार्थी के अनुकूल आपको पढ़ाना है, ये भी सही बात कर रहा है। तो 2 नंबर गलत था, गलत ही चुनने के लिए हमको कह रहा था। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा बात इसमें कहा गया है कि बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय नहीं सक्रिय होना चाहिए। निष्क्रिय गलत बात है, माने बच्चा रॉबोट बन गया है, आप पढ़ा रहे हैं। बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती, बच्चा अपने से कुछ नहीं सीखता है, इसमें कह रहा है नहीं, तो गलत है। बच्चे रटना गलत बात है। 4 नंबर बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इसलिए 4 नंबर मेरा सही बात है, बच्चा सीखते हैं अपने आप से। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। कह रहा है कि ऐसा कौन सा काम करेगा शिक्षक जो गलत बात होगा और उस बात का आपको प्रयोग नहीं करना है, माने आपको गलत चीज़ चुनना है, इसमें गलत ऑप्शन ही चुनना है आपको। देखिए पहला ऑप्शन है कि उस संप्रदाय से संबंधित उदाहरण, भाई जो आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड आप एग्जाम्पल दीजिएगा, उदाहरण दीजिएगा तो बच्चा समझेगा, ये तो सही है। 2 नंबर कह रहा है उस संप्रदाय के लिए असतत उदाहरण, माने आप पढ़ा रहे हैं गणित और उदाहरण दीजिए विज्ञान का, तो ये कैसे रिलेट हो पाएगा। आप विज्ञान उदाहरण दीजिए हिंदी का, तो कैसे रिलेटेड होगा। तो जो पढ़ा रहे हैं आप वही उदाहरण दीजिए, लेकिन इसमें गलत कर रहा है, तो यही हमको ऑप्शन सही है 2 नंबर, क्योंकि आपको गलत ही चुनना था। संप्रदाय 3 नंबर ऑप्शन कर रहा है संप्रदाय संबंधित गैर उदाहरण। हाँ, बच्चा को आप पढ़ा रहे हैं तो ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें जो रिलेटेड हो, जो रिलेटेड नहीं हो, जिससे बच्चे को लंबे समय तक याद रह सकता है। 3 नंबर मेरा सही है। 4 नंबर उसकी संस्कृति में प्रचलित आधरूप, माने संस्कृत से रिलेटेड एग्जाम्पल दीजिए, जो बच्चा जानता है उससे रिलेटेड दीजिए, 4 नंबर भी ऑप्शन सही है। तो इस तरह गलत दो ही चुनने के लिए कह रहा था।
क्वेश्चन को आप लोग सही से पढ़िएगा तो उसी में आंसर छिपा रहता है। यदि कभी काल क्वेश्चन से यदि आंसर नहीं पकड़ में आ रहा है तो ऑप्शन से आप निकाल सकते हैं। देखिए 26 नंबर का रहा है, स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। कह रहा है स्वयं के ज्ञाता माने स्वयं के ज्ञाता माने अपने आप में परिपूर्ण होना क्या कहलाता है। तो अधिसंज्ञान माने आपके पास जो है अच्छा ज्ञान है उसी को कहते हैं अधिसंज्ञान, माने आपके पास सुव्यवस्थित ज्ञान है। तो 1 नंबर मेरा ऑप्शन सही है। 2 नंबर भ्रांति, भाई ज्ञान रहने से आप भ्रम में कैसे चले जाइएगा, गलत कह रहा है। कह रहा है स्मृति सहायक विधि माने आप स्मृति सहायक विधि रोट मेमोरी, गलत है। अभिप्रेरणा अधिसंज्ञान के जागरूकता क्या दर्शाता, अधिसंज्ञान, आप जो है विचलित हो जाए। 1 नंबर मेरा सही है। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर क्या कह रहा है कि कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। कह रहा है कि कठिनाई का आप पहचानेंगे, उसको लक्ष्य निर्धारण करेंगे, उसका समाधान खोजिएगा, क्या परिणाम आएगा वो खोजिएगा, फिर मूल्यांकन करिए। किससे रिलेटेड है, तो ये समस्या समाधान से रिलेटेड है। 27 का 3 नंबर मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हम पढ़ाए हैं ये। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षण अभिकथन कर रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। बिल्कुल सही कह रहा है कि आप जो पढ़ा रहे हैं बच्चे को उसमें कमी को खोजिएगा और उसको दूर करने का कोशिश करिएगा तो सही है, ये सही है। आर कह रहा है यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। कह रहा है कि बच्चा के जो कमी है, बच्चा जहाँ फंस रहा है उसको खोजिए, बच्चे को वहाँ पे कुछ बोलने के लिए कहिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसको बच्चे को वहाँ पे सहायता कीजिए। ये भी बात सही है, सही है। तो इस तरह देखिए दोनों सही है और जो बात ए में कहा जा रहा है वही बात बी में कहा जाएगा, उसी का सपोर्ट करेगा। तो हम कहेंगे ए और आर दोनों सही है, सही है। और आर जो है ए का सही व्याख्या कहता है। जो बात ए में कहा गया है वही बात को आर सपोर्ट कर रहा है। तो ए नंबर मेरा ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि डैश विद्यार्थी को बोरियत महसूस होने की संभावना है। कह रहा है कि बच्चा कब बोर होने लगता है, कब बच्चा ओवरफिल होने लगता है, बच्चा को मन नहीं लगता है क्लास में, गतिविधि को महत्व नहीं देकर। ये बात तो बिल्कुल सही कर रहा है। बच्चा के जो काम करेगा उसके बातों को आप नहीं सुनिएगा, उसके प्रश्न को जवाब नहीं दीजिएगा तो बच्चा बोर हो जाएगा, क्लास में उब जाएगा। तो यही हमको चुनने के लिए कह रहा था। तो 1 नंबर मेरा ऑप्शन सही है। 2 नंबर कह रहा है गतिविधि को महत्व दिए जाने पर भाई आपके बात क्लास में सुना जाएगा, आपके बातों को महत्व दिया जाएगा तो कैसे बोर होइएगा। 2 सही कह रहा है। उन्हें सफलता सफलता बच्चा को मिलेगा, फेल नहीं होगा तो बच्चा कैसे नहीं खुश रहेगा, ये भी सही बात है। उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर ये भी सही कह रहा है कि बच्चा जो पास कर रहा है उससे आपको भी मनोबल बढ़ रहा है, बच्चे को भी मनोबल बढ़ रहा है, तो ये भी अच्छा बात है। हमको कह रहा था कि बच्चा किस कारण बोर हो रहा है, माने निगेटिव चुनने के लिए कह रहा था। तो गतिविधि को महत्व नहीं देकर बच्चे को बात को वैल्यू नहीं दीजिएगा तो इससे बच्चा बोर फील कराएगा। तो इस तरह 1 नंबर मेरा ऑप्शन सही है। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका, प्रतिपुष्टि को प्रेरक। कह रहा है कि ऐसा कौन सा तरीका है ऐसा कौन सा काम करिएगा, किस तरह बच्चे को पढ़ाइएगा
जिससे बच्चा को उचित लाभ मिल सके, सही रास्ता देख सके और बच्चा क्रिएटिव बन सके। देखिए 30 का एक नंबर ऑप्शन कर रहा है कि विद्यार्थी की क्षमता केंद्रित पृष्ठभूमि। भाई बच्चा के क्षमता पर आप विश्वास करिएगा और उसके अनुसार काम करिएगा। जहाँ पर बच्चा फंस रहा है वहाँ पर मदद करिएगा। बिल्कुल सही बात कर रहा है। 2 नंबर है कि विद्यार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। नहीं, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित, गतिविधि से क्या रिलेटेड है, बच्चे के बात को आप वैल्यू दीजिएगा तो एक में आ ही जाएगा। विद्यार्थी के काम से संबंधित वर्णात्मक शैली में, सिर्फ वर्णात्मक शैली गलत बात है। अन्य विद्यार्थी के साथ तुलना करना भी गलत बात है। तो इस तरह मेरा 1 नंबर ऑप्शन सही है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि हम और आगे वीडियो लेकर के आएंगे। जितना भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है सभी का हम प्रीवियस लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।